कृष्णा वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम में संस्कृत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अ, अब काफी दिनों के बाद मैं फिर से एक व्याकरण का वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले के जो व्याकरण का वीडियो हमने बनाया था लास्ट वाला, उस पे मैंने ईद संज्ञक सूत्र कौन कौन से विधायक सूत्र हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से कुछ जो व्याकरण के जो शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा मैं परिचय आप लोगों को देना चाहती हूँ। वो इसलिए कि ताकि जब हम आगे संधि प्रकरण पढ़ें हम या हम कुछ प्रत्यय वगैरह पढ़ें उसमें, तो उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स का जब अगर प्रयोग होता है, तो उस समय में आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के आज हम जो है वो थोड़े से संस्कृत के जो व्याकरण के अंतर्गत जो तकनीकी शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि हम अक्सर पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि इसका आगम होगा, है ना। आगम शब्द आता है। तो ये टेक्निकल वर्ड है आगम, जो कि अधिकांश जगह पर सूत्रों में जब व्याख्या करते हैं तो वहां पर इस आगम शब्द का प्रयोग जो है वो होता है। तो आगम होता क्या है, किसको कहते हैं आगम? तो जो आगम जो होता है वो किसी भी वर्ण या प्रत्यय या मूल धातु के आगे जब वो प्रयोग किया जाता है तो उसको हम आगम कहते हैं। और वो आगम क्या होता है कि वो किसी भी का भी नुकसान नहीं करता है। नुकसान करने का मतलब कि किसी भी वर्ण को या किसी धातु को किसी को भी हटा करके और वो उसकी जगह पर नहीं आता है। ये जो होते हैं आगम जो होते हैं, इसको कहते हैं जो लाए जाते हैं। आगमनम इति आगमः। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकृति या प्रत्यय के साथ में उसका अंग बन करके जब ये आते हैं तो ये आगम कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी वर्ण का नुकसान नहीं करते हैं, इसलिए ये मित्रवत होते हैं। इनको कहते हैं आगमः मित्रवत भवन्ति। यानी कि ये मित्र के तुल्य होते हैं। मित्र क्या होता है, किसी का नुकसान नहीं करता है ना। तो इसी तरह से ये जब आते हैं किसी भी शब्द के साथ में जुड़ते हैं तो ये किसी भी अन्य वर्ण का नुकसान नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था, तो उसकी जब संस्कृत का हम विग्रह करते हैं या उत्पत्ति देखते हैं उसका, तो सम उपसर्ग के साथ में क्री धातु और त प्रत्यय का हम इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी शब्द की सिद्धि करते हैं तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सम उपसर्ग के बाद में क्या करते हैं, सुट का आगम करते हैं। तो ये जो सुट का जो आगम है, ये सुट आगम के से क्या होता है कि संस्कृत शब्द बनता है, लेकिन वो न इसका नुकसान करता है, ना इसका करता है, ना इसका करता है, बल्कि ये भी इनके साथ में जुड़ जाता है, मित्रवत हो जाता है ना। तो इसलिए आगम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मित्रवत कहलाते हैं ये। और ये बिना किसी का नुकसान किए हुए ये जो है वो सबके साथ में जुड़ करके एक जैसे बन करके रह जाते हैं। अब ये जो आगम जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जब हम बात करें तो आगम 3 प्रकार के माने गए हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टित आगम, दूसरा होता है कित आगम, और तीसरा है मित आगम। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, टित, कित और मित। 3 प्रकार से आगम होते हैं। इसमें टित आगम जो होता है, ये टित आगम जो होता है ये हमेशा धातुओं के साथ में प्रत्यय प्रकृति से पहले लगाया जाता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है कि इसके पीछे ट आ जाता है, सुट का आगम, नुट का आगम, है ना। इस तरह से जब इसका प्रयोग होता है तो ये क्या होते हैं कि ये टित कहलाते हैं, क्योंकि अंत में ट होता है इसके। टित आगम होते हैं, ये प्रकृति प्रत्यय से पहले आते हैं, धातुओं से पहले जुड़ते हैं ये। और जुड़ते हैं तो इसके अंदर से ट की संज्ञा हो जाती है। संज्ञा मैंने बताया है आपको कि किस होता है,
इसमें फिर ऊ की भी संज्ञा हो जाती है, स बच जाता है या न बच जाता है, तो इस प्रकार से इनका आगम होता है। तो ये हमेशा आदि में होते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। किसी भी धातु या प्रत्यय के प्रारंभ में लगने वाले जो होते हैं ये टित प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे होते हैं, इसका उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे क्री धातु हमने लगाई थी संस्कृत में, तो क्री धातु से पहले हमने किसका किया था? सूट का आगम, है ना। तो ये सूट का आगम किया गया, तो ये धातु से पहले लगाया हमारे, तो ये इसलिए ये टित प्रत्यय होते हैं। इसी तरह से कित प्रत्यय जो होते हैं ये हमेशा अंत में लगते हैं। जब हम शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो उसके अंत में ये कित प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसमें क शेष रहता है। जैसे तुक का आगम हो गया हमारा, युक का आगम हो गया, जुक का आगम हो गया, युष का आगम हो गया, इस तरह से। तो जुक का आगम हो गया, है ना। तो ये जिसके अंदर अंत में क आता है ये प्रत्यय कित कहलाते हैं, और ये धातु या प्रत्यय के पीछे लगते हैं, अंत में लगते हैं किसी भी शब्द के। जैसे कि इसके उदाहरण हम देखें कि सोम सु, इसके बाद में जब हम तुक का आगम करते हैं तो इसके अंदर से त शेष रहता है, तो हमारा शब्द बनता है सोमसूत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कित का आगम होता है। और मित के आगम की जब हम बात करते हैं तो मित क्या होता है कि जो कोई भी वर्ण है जिसका आगम हो रहा है, तो जो अंतिम जो अच होता है उस अंतिम अच के बाद में मित का आगम होता है। मित के अंदर जो है वो आने वाले जो होते हैं उसमें नूम का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर, है ना। अब नूम है तो ये वह अंत में है इसलिए मित कहलाएगा। अब ये क्या होता है, अंतिम अंतिम अच जो होता है उस अंतिम अच के बाद में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि वद धातु है, वद में व फिर अ है और फिर द है। ठीक है, तो ये व के बाद में अ है, द के बाद में कोई स्वर नहीं है, तो अंतिम स्वर ये हुआ है, अंतिम अच ये हुआ है, तो इस अ के बाद में नूम का आगम होगा। तो व अ और नूम का आगम और फिर द। तो व न के इसमें से इत संज्ञा होने के बाद में न बचा हमारा, और द वंद धातु बना हमारा शब्द। ठीक है, तो ये नूम का आगम इस प्रकार से होता है। तो आगम मित्रवत होते हैं जो कि किसी भी धातु और प्रत्यय का अंग बन करके ये आते हैं, और अंग बनने के आने के बाद में ये जब इनका आगम किया जाता है तो ये किसी भी वर्ण का नुकसान नहीं करते हैं और अपने अपने स्थानों पर ये स्थित रहते हैं, सभी को साथ लेकर के चलते हैं ये। इसमें टित, कित और मित तीन प्रकार के आगम होते हैं। टित आगम हमेशा मूल धातु से पहले लगाया जाता है, कित धातु हमेशा अंत में लगाया जाता है, और मित आगम जो होता है वो मित आगम हमेशा अंतिम अच के बाद में लगता है, उसके पहले इसको नहीं लगाया जाता है। तो ये हमारे आगम होते हैं। जब आप संधि वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर इन शब्दों का प्रयोग होगा। इसके बाद में एक शब्द आता है हमारा आदेश। आदेश का सामान्य अर्थ होता है कि किसी भी काम के लिए आदेश कर देना, यानी कि उसके बाद में कुछ शेष नहीं रहता, ये करना है मतलब करना है ना, आदेश। अब ये जब आदेश होते हैं, ये जो आदेश होते हैं ना, ये होते हैं शत्रु के समान, शत्रुवत होते हैं। क्यों शत्रुवत होते हैं ये? क्योंकि जिसके स्थान पर इनको लगाया जाता है, आने वाले वर्ण होते हैं, तो वो उस स्थान से उस वर्ण विशेष को हटा देते हैं, उनका नुकसान कर देते हैं, उनके अस्तित्व को खत्म कर देते हैं, इसलिए ये आदेश कहलाते हैं। और ये हमेशा अन्य वर्ण को क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि गुण संधि की जब हम बात करते हैं तो अ और ई के स्थान पर ए आदेश होता है, ये कहा जाता है ना। जैसे कि सूर प्लस ईशः। ठीक, अब र के अंदर अ है और ये ई है और फिर श आ जाता है। ठीक है, तो अ और ई के स्थान पर ए आदेश हो जाता है, तो हमारा शब्द क्या बनता है, सुरेशः, ये शब्द बन जाता है ना। तो अ और ई को, यानी कि इन दोनों की सत्ता को हटा करके और एक नया वर्ण ए आ जाता है, तो ये क्या होता है, आदेश होता है, जो कि जो उपस्थित वर्ण है उन वर्णों को हटा करके उनके स्थान पर ही आ जाता है।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये शत्रु के समान होता है। और आदेश होता है तो किसी न किसी अन्य वर्ण के स्थान पर किसी अन्य वर्ण को लगाया जाता है, तो ये आदेश कहलाते हैं। इसके बाद में एक वर्ण आता है निपात। निपात का सामान्य अर्थ होता है कि हमेशा ये ऊंचे नीचे अर्थ में गिरते रहते हैं। कभी किसी के साथ में जुड़ करके उत्कर्ष कर देते हैं उसका, किसी के साथ में जुड़कर उसका निम्नार्थ कर देते हैं। और कभी कभी ये सार्थक होते हैं, कभी कभी ये निरर्थक होते हैं, है ना। इसका अर्थ नहीं होता है, लेकिन केवल मात्र पाद पूर्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये निपात कहलाते हैं। सामान्यतया निपातों का प्रयोग हम वैदिक मंत्रों में देखते हैं, जहां पर कि शब्द डाले जाते हैं, उसके अंदर वर्ण डाले जाते हैं, लेकिन उन शब्दों के साथ वर्णों का कोई कहीं अर्थ निकलता है और कहीं अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे जो होते हैं ये हमेशा क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं निपात कहलाते हैं, है ना। अब निपात की जब हम बात करते हैं तो ये निपात जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उपमार्थक, यानी कि उपमा का अर्थ देते हैं। ये ऐसे निपातों के अंदर आ जाता है, हमारे जो शब्द आ जाते हैं वो आ जाता है इव, नु, चित आदि जो वर्ण होते हैं ये हमारे निपातों के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक होते हैं जो कि अर्थ को अलग करने के लिए आते हैं, कर्मों संहार्थक कहलाते हैं, संग्रहार्थक। ये अर्थों को अलग करने के लिए आते हैं। इसके अंदर शब्द आते हैं न, आ, वा, ह, है ना। इस तरह के शब्द आते हैं, ये निपात कहलाते हैं, जो कि कहीं तो हमें इसका अर्थ देते हैं और कहीं हमें इसका अर्थ नहीं देते हैं। और इसी तरह से एक होते हैं जो केवल पाद पूर्ति के लिए होते हैं। चरणों में जब कोई मात्रा की कमी हो रही है या किसी वर्ण की कमी हो रही है, तो वहां पर केवल मात्र उस चरण की पूर्ति के लिए, उस पाद की मात्राओं की या वर्णों की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, जिसमें कि कई बार आ जाता है नूनम, खलु, ऐसे वर्ण शब्द आते हैं कि जिनका की अर्थ नहीं भी निकलता है, कहीं निकलता भी है, सार्थक भी होते हैं, निरर्थक भी होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। और ये भी एक व्याकरण के शब्दों के रूप में आते हैं, व्याकरण के क्या कहते, विशिष्ट अर्थ के रूप में इनका प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अव्यय। अव्यय ये जो है इसको हम अविकारी भी कहते हैं, इसका अन्य नाम अविकारी शब्द भी है। अविकारी क्यों है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, विकृतता नहीं आती है, यानी कि इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ये हर लिंग में, विभक्ति में, वचन में कहीं पर भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन इनके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि हम कोई बात करते हैं, विशेषण की बात करते हैं, तो जो विशेष होता है, विशेष की जो विभक्ति होती है, विशेषण में भी उसी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कई बार लिंग अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो विशेषण में उसका प्रयोग किया जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं, इन अव्यय शब्दों का लिंग, वचन, विभक्ति आदि के अनुसार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इनको अविकारी या अव्यय कहा जाता है। ये अपने आप में पूरे शब्द होते हैं, अर्थयुक्त होते हैं, सार्थक होते हैं, और इनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। इनका प्रयोग कई बार काल दिखाने के लिए, स्थान दिखाने के लिए, रीति दिखाने के लिए, परंपराएं दिखाने के लिए, प्रश्न दिखाने के लिए, समूह दिखाने के लिए, इस प्रकार से आश्चर्यजनक शब्द दिखाने के लिए अलग अलग अर्थों में इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब जैसे कि कुछ उदाहरण में हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण जैसे अव्यय हैं हमारे। क्रिया विशेषण अवयवों में जब हम शब्द आते हैं हमारे, तो जैसे यदा, तदा, है ना, सांप्रतम, अधुना, इदानीम, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द हैं अपने आप में पूरे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं, लेकिन लिंग, वचन, विभक्ति आदि के अनुसार इसका कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदा
सह आगच्छति, यदा सा आगच्छति। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग है लेकिन यदा यदा ही रहता है। तदा वयम गमिष्यामः। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यदा तदा इस प्रकार के, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, एक वचन हो बहुवचन हो, किसी भी प्रकार का इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये ऐसे ही रहते हैं। दूसरा आता है स्थानवाचक अव्यय होते हैं। स्थानवाचक अव्यय जो होते हैं ये दिखाते हैं स्थान को। अत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, है ना, ये इन चीजों को दिखा रहे हैं। वही, अंतः, ये स्थान को दिखाते हैं। यहां वहां, वह यहां गया, वह यहां गई, वे दोनों वहां जाते हैं, वे दोनों यहां आते हैं। तत्र गच्छन्ति, तत्र गच्छति, है ना। एक प्रकार से जिसका भी हम प्रयोग करते हैं, तत्र गच्छामि, तत्र गच्छामः, किसी भी पुरुष का प्रयोग करें, आप किसी भी वचन का प्रयोग करें, किसी भी चीज का प्रयोग करें, लेकिन इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि ये होते सार्थक हैं। ठीक है, फिर तीसरे आता है इसके अंदर रीतिवाचक शब्द आते हैं जो तौर तरीका दिखाते हैं। रीतिवाचक अव्यय शब्दों में जो शब्द आते हैं हमारे, वो आते हैं शनैः, उच्चैः, सम्यक, यथा, तथा, है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये शब्द तरीका दिखाते हैं। धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, जोर से बोल रहा है, धीमे बोल रहा है, अच्छा है, जैसा है ना। तो रीतिवाचक तरीका ये हमको दिखाते हैं। तो रीतिवाचक इस प्रकार के अवयव होते हैं। इसके बाद में अवयव आते हैं दूसरे, ये अवयव है परिमाणवाचक, मात्रा को दिखाते हैं। परिमाणवाचक अवयव जो होते हैं, इसके अंदर आता है किंचित, कुछ, थोड़ा सा, है ना। थोड़े से के लिए बात करें तो किंचित ये चाहिए हमको, यावत, जितना, तावत, उतना, है ना। इस प्रकार के वर्ण इसके अंदर आ जाते हैं। न्यूनतम, अधिकतम, इस प्रकार की जो मात्राओं को दिखाते हैं, परिमाण को दिखाते हैं, वो इस प्रकार के जो अव्यय शब्द कहलाते हैं। और इनका प्रयोग भी जब हम करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन हमें नजर नहीं आता है। और एक होते हैं प्रश्नवाचक अव्यय, जिसमें कि वह कहाँ जा रहा है, वे कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। कुत्र, कुत्र का कुत्र ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। किम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं किमर्थम, इसका प्रयोग हमने देखा, जो भी हम देखते हैं ना। तो इस प्रकार के जब कुतः, इसका प्रयोग है, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कथम, कैसे कर रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये प्रश्नवाचक अव्यय कहलाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि समुच्चय बोधक। कुछ अव्यय होते हैं जो समुच्चय होते हैं, समूह को दिखाते हैं। समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं, इसके अंदर दो चीजों को, समूह को दिखाते हैं। च, तथा, यानी कि एक तरह से जोड़ते हैं, कंजक्शन वाली बात आ जाती है ना। यतः, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं। अपि, अतः, इस प्रकार के जो अव्यय आते हैं, बहुत सारे अव्यय हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से इनका पर्यंतम, जैसे कि हमने कह दिया कि यहां तक होते, यहां से यहां तक, है ना। तो ये पर्यंतम, जीवन पर्यंत, ये जो काम करते हैं, तो पर्यंतम शब्द ये उसको चीज को दिखाते हैं, समूह को दिखाते हैं। इसी प्रकार से विस्मय आदि बोधक अव्यय भी होते हैं, जो कि आश्चर्य को, दुख को, आपकी तकलीफ को, वो सब चीज दिखाते हैं, दर्द दिखाते हैं। जैसे कि दुख के अर्थ में हा हा का हम प्रयोग करते हैं, कि ना। और किसी का अर्थ, और दुख के अर्थ में जो प्रयोग करते हैं, हंत का प्रयोग करते हैं, धिक का प्रयोग करते हैं, धिक्कार के अर्थ में, है ना। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, या अच्छा कोई चीज दिखाते हैं, सुंदर कोई चीज हमें देख गई, आश्चर्यजनक बात होगी, तो वो शोभनम, अति सुंदरम, ये जब हम बात करते हैं तो ये विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अव्यय शब्द भी होते हैं।
और जिसका कि प्रयोग हम करते हैं ग्रामर में और इसका प्रयोग किया जाता है, ये सार्थक होते हैं। एक बात हमेशा ये याद रखने की है कि अव्यय शब्द जो होते हैं वो पूरे सार्थक होते हैं और पद है ये केवल मात्र वर्ण नहीं है। जबकि निपात की जब हम बात करते हैं तो निपात कहीं कहीं आप एक शब्द के रूप में भी होता है, सिंपल सा भी होता है वो पूरा पद, और कहीं सार्थक होते हैं और कहीं निरर्थक होते हैं। मेन चीज उस निपात में पद भी होता है वो, लेकिन कहीं सार्थक होगा कहीं निरर्थक होगा। लेकिन अव्यय जो है ये हमेशा सार्थक होते हैं, इसमें वो नहीं होता है। फिर इसके बाद क्योंकि ये मिले जुले शब्द हैं, एक दूसरे से काफी मतलब जुड़े हुए शब्द हैं, हम अंतर कर पाना मुश्किल होता है इन चीजों को लेकर के, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद में एक व्याकरण में शब्द आता है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग तो आप सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा है उपसर्ग क्या होता है। शब्दांश होते हैं ये, है ना, शब्दों के अंश होते हैं जो कि किसी भी धातु के साथ में मिलते हैं तो उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसका रूप भी बदल जाता है और अर्थ भी बदल जाता है उसका। ये तो आप सब जानते हैं कि शब्दांश होते हैं। और शब्दांश होने के बाद भी शब्दांशों के भी अर्थ होते हैं इनके अपने अपने, उस अर्थ में इनका प्रयोग होता है ना। शब्दांशों का भी अर्थ मिलता है हमको इसमें, ऐसा नहीं है कि शब्द का अर्थ नहीं है। जैसे प्र है तो विशिष्ट के अर्थ में होता है, आगे के अर्थ में होता है। उप का अर्थ होता है, उपकार करने के अर्थ में होता है, अच्छा करने का अप होता है, वो निम्नता को दिखाता है, निम्नता की दृष्टिगत करता है। तो इस प्रकार से ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये किसी न किसी शब्द के साथ मिलकर के, किसी धातु के साथ में मिलकर के, और ये एक नया शब्द बना देते हैं, उसका अर्थ जो है ये बदल देते हैं, और उसकी इनकी शक्ति से जो है वो अर्थ बदल जाते हैं। और ये शब्दांश जो है वो 22 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग जो है वो 22 प्रकार के होते हैं। ये आप जानते हैं, इसमें प्र, परा, अप, सम, ये वगैरह बहुत सारे उपसर्ग हैं इसके ना। तो ये जो होते हैं इसका प्रयोग भी हम करते हैं। तो व्याकरण के अंदर जनरली 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। निपात का प्रयोग होता है, अव्यय का प्रयोग होता है और उपसर्ग का प्रयोग होता है। हमें इन तीनों का थोड़ा थोड़ा अंतर जो है वो समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाया इस चीज को लेकर के। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखें कि ये चीजें क्या क्या होती हैं। इसके बाद में एक व्याकरणिक शब्द जो आता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, वो है प्रत्याहार, है ना। जो प्रत्याहार क्या होता है कि संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण होने में उसके बीच में आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं उन वर्णों को ये इंगित करता है। तो प्रत्याहार वर्ण तो आप जानते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया है। इसके बाद में एक वर्ण अनुवृत्ति, जिसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अनुवृत्ति क्या होता है कि जो सूत्र होता है उस सूत्र के अगले सूत्र में जब हम पहले वाले सूत्र का कोई शब्द लेकर के अन्वय करते हैं तो वो अनुवृत्ति कहलाती है। यानी पहले वाले सूत्र में प्रयुक्त शब्द का जब हम अगले वाले सूत्र के साथ में जोड़ करके उसका प्रयोग करते हैं तो वो अनुवृत्ति कहलाती है। लेकिन और ये अनुवृत्ति जो है इसमें क्या होता है कि अगर कंटिन्यूटी में हम एक सूत्र के साथ दूसरा सूत्र लिया तो वो सूत्र में उसका प्रयोग किया तो वो अनुवृत्ति है। लेकिन अगर 2-3 सूत्रों को छोड़ करके आगे वाले सूत्रों में जब हम पूर्व सूत्र से कोई शब्द लेकर के अन्वय करते हैं, उसको उसके साथ में जोड़ते हैं, तो उसको हम मंडूक प्लुति भी कहते हैं। इसको मंडूक प्लुति कहा जाता है। मंडूक प्लुति का मतलब मेंढक की तरह उछलने वाला, यानी कि 2-3 चीजों को जंप लगा देता है वो, है ना। तो इसलिए इसको मंडूक प्लुति या मंडूक प्लुतिया कहते हैं। ये आपके अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि मंडूक प्लुति क्या है, या इस प्रकार का जब होता है तो उसको कौन सी वृत्ति कहा जाता है, तो मंडूक वृत्ति के रूप में आता है। तो ये अनुवृत्ति इसके अंदर आ जाती है। इसकी बात करते हैं। इसके बाद में एक शब्द आता है आपका अनुवृत्ति के साथ में एक शब्द आता है अपकर्ष। अनुवृत्ति का ये विपरीत है, ये समझ लें आप। अनुवृत्ति में पूर्व सूत्र से शब्द लेकर के अन्वय करने के लिए हम अगले सूत्र में जोड़ते हैं, और अपकर्ष में हम जो बाद में कोई ऐसा सूत्र आया है जिसका कोई शब्द हम पहले वाले सूत्र की तरफ लेकर के आ रहे हैं, पूर्व सूत्र की तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो वो अपकर्ष कहलाता है। वो व्याकरण के अंदर उसको क्या कहेंगे, अपकर्ष हम उसको कहते हैं। ये साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा वो समझने पर एक समझने के लिए है आपके, इसका आपका हुआ ही हुआ है। और इसके अलावा व्याकरण में जब हम संधि वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। एक होता है कि एकादेश हो जाता है। एक शब्द ये आता है अक्सर करके कि एकादेश होगा। एकादेश का मतलब एक आदेश, 2 वर्णों के स्थान पर किसी एक वर्ण का आदेश होना एकादेश है। जैसे कि अ और ई के स्थान पर ए वर्ण हो जाएगा, तो इन दोनों को हटा करके जब ये वर्ण होता है तो वो एकादेश कहलाता है। एक आदेश हो गया, एक वर्ण आ गया कोई भी। इसी तरह से एक शब्द आता है हमारा पूर्व रूप।
ये संधियों में आएगा ये शब्द। पूर्व रूप, पूर्व रूप के अंदर क्या होता है कि जो हम दो शब्द तोड़ते हैं तो ये शब्द और ये शब्द है ना, तो इस वर्ण के और इस वर्ण के स्थान पर ये वाला वर्ण बन जाता है, ये पूर्व रूप कहलाता है। और पीछे वाला जो स्वर होता है वो अवग्रह में बदल जाता है, जैसे कि हरे अव, ठीक है। अब हर में ए है और ये पीछे अव है, ठीक, तो इन दोनों के स्थान पर ये ए ही बनेगा, तो ये पूर्व रूप हो गया, क्योंकि पूर्व में ए आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्व रूप कहेंगे। और इसी तरह से इसी का विपरीत रूप आता है पर रूप। इसमें क्या होता है कि पीछे वाला वर्ण हो जाता है, जैसे कि प्र प्लस ए जते। जब हम इसकी बात करते हैं तो अ और ए के स्थान पर ये ए हो जाता है, तो रूप बन जाता है हमारा पेजते, ठीक है। तो ये पर रूप कहलाएगा। ये पूर्व रूप कहलाएगा जहां पर पूर्व रूप आदेश होता है, पर रूप होता है, एकादेश होता है। एक होता है हमारा प्रकृति भाव, शब्द भी आता है, जब हम संधि वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर यह शब्द भी आएगा कि प्रकृति भाव। प्रकृति भाव होने का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो रहा है लेकिन जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन उसके अंदर नहीं होता है, वो प्रकृति भाव कहलाता है। जैसे कि गो अग्रम, ये है, ये गो अग्रम ही रहता है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके भी कुछ वार्तिक है, नियम है, वो आगे जब हम आएंगे तब पढ़ेंगे, तब जाकर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन पर्टिकुलर में कुछ शब्द विशेषों की बात कर रही हूँ, इन शब्द विशेषों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द विशेष क्या है, क्योंकि जब हम इसका प्रयोग करें ताकि आप इसको जो है वो आसानी से समझ सके कि हाँ ये कहा गया है, ये समझाया गया है, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह से व्याकरण के कुछ व्याकरणिक शब्द हैं, और इसके आधार पर अब हम आगे जब पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीजें और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर इसके होते जाएंगे साथ के साथ में। तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। नमस्कार।